यदि आप एक फ्रेशर है और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल है, रिज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप कभी स्किप नहीं कर सकते, जिसे आप कभी बाईपास नहीं कर सकते। आपके करियर में समय समय पर आपको रिज्यूमे आपको बनाना पड़ता है, समय समय पर आपके रिज्यूमे को आपको अपडेट करना होता है, तब जाके आप आपके ड्रीम जॉब के लिए लैंड होते हो, ड्रीम जॉब तक पहुंचते हो। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बेहद नेसेसरी है आपके करियर के लिहाज से, और इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं रिज्यूम राइटिंग स्किल्स के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपको अलग अलग टूल्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स दूंगा जिससे आपकी रिज्यूम राइटिंग स्किल्स बेहतर बनेगी, डेवलप होगी, और जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ये टेक्निक्स आपको मदद करेगी आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे रिज्यूम ये डॉक्यूमेंट होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिज्यूमे का एक बेसिक टेम्पलेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ डूज और डोंट डूज बताऊंगा, यानी कुछ गलतियां जो आप हमेशा करते हैं वो आपको नहीं करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आएंगे, यानी मैं आपको बताऊंगा आपका रिज्यूमे आप कैसे रैंक कर सकते हैं। अलग अलग पोर्टल्स होते हैं जॉब के, naukri.com, टाइम जॉब, शाइन, इंडीड, ये सारे पोर्टल्स पे आप आपका रिज्यूमे कैसे रैंक कर सकते हो, कैसे सबसे ऊपर लेके जा सकते हो, इसके ऊपर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको अलग अलग टूल्स, टेक्निक्स दिखाऊंगा जहां से आप रेडीमेड टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको थोड़ा बहुत एडिट करके आप आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और फिर फाइनली मैं आपको कुछ बोनसेस दूंगा इस वीडियो के साथ, जो अप्लाई करके आप आपके रिज्यूमे को बेहतर बना सकते हैं, इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, यानी रिज्यूम राइटिंग स्किल्स को। मैं अविनाश भास्कर चाटे, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और ऑथर के तौर पर काम करता हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं इतने कंपनीज में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया हूँ, एचआरस और रिक्रूटर से मिलता हूँ, वहाँ से मैंने जो एक्सपीरियंस ग्रैब किया है, एज एंटरप्रेन्योर भी मैं काम करता हूँ, वहाँ से मैंने जो एक्सपीरियंस ग्रैब किया है, इस एक्सपीरियंस को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। उन्हीं एक्सपीरियंसेस से मैंने जो चीज़ें सीखी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिज्यूम ये डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे करियर के लिहाज से। देखिए, रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी कंपनी के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपके भी पहले वो डॉक्यूमेंट उस कंपनी में पहुंचता है, यानी उस डॉक्यूमेंट्स को ही देख के, उस रिज्यूमे को ही देख के एचआर या फिर रिक्रूटर आपको जज करता है, आपको इवैल्यूएट करता है। तो आपने ग्रेजुएशन में कितने भी अच्छे मार्क्स लिए होंगे, आप कितने भी टैलेंटेड रहे होंगे आपके फील्ड में, लेकिन अगर रिज्यूमे आपका वीक है तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इवैल्यूएशन होता है, वो गलत तरीके से होता है। यानी रिज्यूमे जो है ये एक गेट पास है कोई भी कंपनी में जाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतना ज़्यादा हमारे करियर में बिजी होते हैं, ग्रेजुएशन करते समय 10th, 11th, 12th जितना भी एजुकेशन हमने किया है, हम बहुत कम समय दे पाते हैं इस स्किल के ऊपर, हम बहुत कम समय इस स्किल को डेवलप करने में दे पाते हैं, और लिहाजा फिर हमसे जो वीक स्टूडेंट होते हैं वो भी आगे बढ़ जाते हैं सिर्फ इस सिंगल क्वालिटी की वजह से। इसलिए आज ऐसे ही टूल्स मैं आपको दूंगा जिसको आप अप्लाई करके आपका रिज्यूम ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक अच्छा रिज्यूमे बनाने से आप एक अच्छे जॉब में लैंड होते हो, आपको आपका ड्रीम जॉब मिलता है। जब आपको आपका ड्रीम जॉब मिलता है, आपकी लाइफ में पैसे आते हैं, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है, वेल्थ हो जाती है, और रिलेशनशिप भी आपके बेहतर होने लगते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिज्यूम राइटिंग का ये कोर्स। अब सेकेंड स्टेप में बात करते हैं रिज्यूमे का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिज्यूमे का टेम्पलेट क्या होता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं होता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ये सैम्पल सा टेम्पलेट आपके सामने है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ होती है आपका नाम, क्योंकि आपका नाम क्लियरली दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिज्यूमे में। रिक्रूटर हमेशा जब आपका रिज्यूम लेता है तो उसको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े कि आपका नाम कहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है या जब आपको टेलीफोनिक कॉल आता है तो आपका नाम वो लेने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो आपका नाम जो है वो सही तरीके से, सही फॉन्ट में, सही फॉन्ट साइज़ में रिफ्लेक्ट होना, दिखना बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो दिए होते हैं, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग बहुत बार दे देते हैं हमारा मोबाइल नंबर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 मोबाइल नंबर्स आपने देना चाहिए। एक मोबाइल नंबर देने से क्या होगा, देखिए एक मोबाइल नंबर देने से एक रिस्क बनता है। एक रिक्रूटर होता है, एक एचआर होता है, उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सोचते हैं। जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं, जब वो रिज्यूमे डाउनलोड करते हैं अलग अलग पोर्टल से, अलग अलग मेल आईडी से, तो इतने सारे रिज्यूमे वहाँ पे हो जाते हैं। अब उस रिज्यूमे से उन्हें कोई रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, तो जब वो शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले टेलीफोनिक कॉल होता है, सबसे पहले कॉल लगाया जाता है। अब कॉल लगाते समय अगर आपका पहली कॉल में वो कॉल ना लगे तो वो रिज्यूमे साइड में चला जाता है, और शायद ही ऐसे कोई रिक्रूटर्स होंगे जो उसे फिर से कॉल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके सामने बहुत सारे रिज्यूमे पड़े होते हैं। तो वो सारे कॉल ख़त्म करते हैं और अल्टीमेटली अगर हमारा कॉल नहीं लगता है तो हम वो चांस मिस आउट करते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि कभी भी आप 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें देना मैंडेटरी है। तीसरी चीज़ उसमें होती है मेल आईडी। ईमेल आपने सही तरीके से देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होते हैं ये सारे मेल आईडीज़ पे होते हैं। आपको मेल आईडीज़ पे ही इंटरव्यू का शेड्यूल दिया जाएगा, उसके टाइमिंग्स दिए जाएंगे। मेल आईडी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ईमेल आईडी आपके बहुत प्रोफेशनल होने चाहिए। मैंने देखा है ईमेल आईडीज़ में कुछ लोग प्रिंसेस, प्रेम डॉट, इस तरीके के आपने वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। थोड़ा सा नंबर्स उसमें कम रखिए। आप उसको प्रोफेशनल ईमेल बनाने की कोशिश कीजिए। प्रोफेशनल ईमेल दिखना चाहिए। कोई कूल डैडी, कूल बडी, इस तरीके के काम नहीं करेंगे ईमेल आईडी, वो थोड़ा सा गलत इंप्रेशन देंगे। तो अगर ईमेल आपका इस तरीके से है, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके नया ईमेल बनाइए। एक प्रोफेशनल ईमेल आपने उसमें लिखना चाहिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप बहुत सारे अलग अलग हाइपर लिंक्स दे सकते हैं। आपके लिंक्स दे सकते हैं किसके, तो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के। अब यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको नहीं देना है अनलेस एंड अनटिल आपका जॉब एक डिजिटल मार्केटर का हो या सोशल मीडिया के रिलेटेड हो। उस समय आप इंस्टाग्राम के दे सकते हैं, फेसबुक के दे सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल जॉब में, एक इंजीनियरिंग के जॉब में या आईटी के जॉब में, सेल्स वाले जॉब में आपने हमेशा लिंक्डइन का प्रोफाइल देना चाहिए। जी हाँ, लिंक्डइन में अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो आपको लोग जज करेंगे। तो सबसे पहले लिंक्डइन पे बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिक्रूटर के नज़रिए से लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना। आप सोच रहे होंगे लिंक्डइन से क्या होगा। लिंक्डइन का जब आप वहाँ पे प्रोफाइल मेंशन करते हो आपका, तो वो रिक्रूटर को या एचआर मैनेजर को आसानी जाती है चेक करने में। प्रोफाइल बहुत सारे रिज्यूम होते हैं, उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा उनको रिसर्च करने का मौका मिलता है। वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा सकते हैं, आपका प्रोफेशनल पूरा बिहेवियर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप किस तरीके के पोस्ट वहाँ पे डालते हैं, किस तरीके के पोस्ट को फॉलो करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंटरेस्ट है, ये सारा आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर मिलेगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपका नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल आप उसमें ऐड कीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल नया बनाइए, उसके रिलेटेड आप स्किल्स सीखिए और लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, यानी करियर ऑब्जेक्टिव की। अब मैंने बहुत बार देखा है हम लोग रिज्यूमे बनाते समय इतने घाई में होते हैं कि दोस्तों के रिज्यूमे ले लेते हैं वर्ड फाइल में, उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं और आगे भेज देते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ये बहुत लोगों का सिमिलर होता है। अब सिमिलर करियर ऑब्जेक्टिव अगर बहुत सारे रिज्यूमे में होगा, देखिए एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखिए, इतने सारे रिज्यूमे हर रोज़ उनके पास आ रहे हैं, और इतने सारे रिज्यूमे में अगर करियर ऑब्जेक्टिव हर बार सेम है तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा, इतना आपके रिज्यूमे में कोई देखने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो करियर ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं आपके लाइफ का पर्पज़ क्या है, आपके करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंपनी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, कंपनी में जो वैकेंसी है, उसके साथ आपके गोल्स को अलाइन करने का प्रयास कीजिए। यानी आपका जो गोल है और कंपनी का जो वैकेंसी है, कंपनी जो उस पोजीशन से चाहती है, इसको अलाइन कीजिए और अलाइन करके करियर ऑब्जेक्टिव बनाइए। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, करियर ऑब्जेक्टिव लिखते समय आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जब भी रिक्रूटर या एचआर आपका इंटरव्यू लेगा आपको इसी ऑब्जेक्टिव पर सवालात पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करियर ऑब्जेक्टिव लिखना। करियर ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपको लिखना है इस फॉर्मेट में, जैसे मैं कौन हूँ, मुझे आगे चल के 5 साल में 10 साल में क्या करना है, और कैसे मेरे स्किल्स और मेरे नॉलेज कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। इसको तीनों को क्लब करके आपको आपका करियर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं क्या क्या करियर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे एक करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। इस तरीके का एक
करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि करियर ऑब्जेक्टिव और कंपनी का जो जॉब वैकेंसी है, उस कंपनी के जॉब वैकेंसी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उन दोनों को अलाइन करके आप लोगों को उसको लिखना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक मार्केटिंग का जॉब है, मार्केटिंग का कोई पोजीशन अवेलेबल है, उसमें आप करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं जैसे हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल एंड अ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर विथ स्ट्रॉन्ग SEO एंड SEM skills, attention to detail and a solid online marketing background, looking to obtain a position of SEO specialist with XYZ कंपनी। यहाँ पे उस कंपनी का नाम आ सकता है। कोई इंजीनियरिंग के पोजीशन के लिए, इंजीनियरिंग के जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हो सकता है कि बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी with 2 years of professional experience at ABC company, willing to find a relevant opportunity at a reputed automobile startup, possesses excellent research and data assimilation skill। या कोई आर्किटेक्चरल जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं क्रिएटिव इंटीरियर डिजाइनर विथ 6 years of experience in space planning and project management is looking for a respectable position with a real estate firm, holds expertise in AutoCAD for creating aesthetic quality residential and commercial designs with clients budget। तो इस तरीके से करियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यानी जहाँ पे वैकेंसी है, जिस वैकेंसी के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उससे ये मैच होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, आपको सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस करना है। मान लीजिए आपके सामने एक BIM मॉडलर का जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको रेविट आता है और आप एक सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर आपका हुआ है। ऐसे समय में आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव कैसे आप बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है देखिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले लिखे है, दिस जॉब स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन आर्किटेक्चरल एंड BIM प्रोजेक्ट्स for company international clients in commercial, residential, hospitality, healthcare, retail and institutional sectors involving following aspects। अब यहाँ पे सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखे हैं, क्या क्या काम रहेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे, ये लिखा है। अब इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज आप उठा सकते हैं और आपके करियर ऑब्जेक्टिव को उस हिसाब से आप डिज़ाइन करके लिख सकते हैं। अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन से करियर ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? सीकिंग फॉर अ पोजीशन इन आर्किटेक्चरल एंड BIM प्रोजेक्ट्स एज अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग डिजाइनर रिप्रेजेंटेटिव बाय यूटिलाइजिंग माई स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ रेविट, BIM, MEP एंड AutoCAD। देखो, मैंने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया। मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को देखा और जॉब डिस्क्रिप्शन से मैंने अपने करियर ऑब्जेक्टिव को लिखा। तो इस तरीके से आपको भी जहाँ पे भी अप्लाई करना है उसका सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपके करियर ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना है। इससे क्या होगा, जब रिक्रूटर या HR उस करियर ऑब्जेक्टिव को देखेगा, वो बोलेगा अरे यही तो बंदा है, हम इसी को तो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, यही प्रोफेशनल हम लोगों को चाहिए, क्योंकि वो कंपनी का गोल और आपका गोल वहाँ पे मैच होते हुए दिखाई देगा। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस, आपको लिखना होता है, और आपके एकेडमिक्स, आपने कहाँ से इंजीनियरिंग किया है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी कि आपने कौन से कॉलेज से पास आउट किया था, आपने कितने मार्क्स वहाँ पे लिए थे, आपके ग्रेजुएशन का स्कोर क्या है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वो इसको देंगे कि आपका पिछला वाला जॉब कौन सा है। तो यहाँ पे आपको इस ऑर्डर में एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस लोगों की पहले बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले करंट वाला जॉब जो है उसको पोजीशन करना है नंबर 1 पे। यानी अगर आप एक कहीं पे सेल्स मैनेजर है, आपको लिखना है कि जून 2019 से लेके प्रेजेंट तक मैं यहाँ पे हूँ, और वहाँ पे कुछ बुलेट्स ऐड कीजिए, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ बुलेट्स ऐड कीजिए, आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कुछ बुलेट्स वहाँ पे ऐड कीजिए। कंपनी अगर छोटा है तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखिए, कंपनी अगर बड़ी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी करंट वाला जॉब आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद फिर प्रीवियस वाला जॉब लिखना है, फिर उसके बाद पहले वाला जॉब लिखना है, और ये करते करते जब आपका पहला जॉब आएगा उसके बाद आपको एकेडमिक्स लिखने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो फ्रेशर लोग हैं उनको थोड़ा सा उल्टा करना है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एकेडमिक्स से ही शुरुआत करते हैं। तो एकेडमिक्स में आपको आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलना है, यानी
जो आपका मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको सबसे पहले ऊपर लिखिए, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन को लिखिए, फिर आप 12th को लिखिए, 11th को लिखिए, 10th को, इस हिसाब से आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एकेडमिक्स आप जो मेंशन करोगे आपके मार्क्स वगैरह, तो टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं या बुलेट्स में कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके मार्क्स दिखाने लायक है तो उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट कीजिए, अगर वो दिखाने लायक नहीं है तो थोड़ा सा उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अचीवमेंट्स के ऊपर और अवार्ड्स के ऊपर। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है तो आपने अचीवमेंट्स में लिखना चाहिए कि आपने उस कंपनी के लिए क्या अचीवमेंट किया है। आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ अचीवमेंट होंगे, वो आप लिख सकते हैं। कुछ अवार्ड्स अगर आपको कंपनी में मिले हैं, जैसे स्टार ऑफ द मंथ मिलता है, अलग अलग अवार्ड्स जो कंपनी में होते हैं उसको आप लिख सकते हैं। कोई अप्रिसिएशन लेटर अगर आपको कंपनी से मिले हैं उसको लिख सकते हैं। तो सारे अचीवमेंट्स आपको लिखने हैं और प्रिसाइजली लिखना है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं किस तरीके से आपके अचीवमेंट्स आपको लिखने हैं। अब जब बात आती है अचीवमेंट्स लिखने की, तो अचीवमेंट्स आपको बहुत अलग लिखना है आपके वर्क प्रोफाइल से, जॉब प्रोफाइल से। मैंने बहुत बार देखा है जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल के ही बुलेट पॉइंट्स हम रिज्यूमे में डाल देते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल अलग है, वो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के बुलेट पॉइंट्स है। अचीवमेंट्स में आपने आपके प्रीवियस वर्क प्लेसेस पे या कॉलेजेस में या अलग अलग लेवल पे क्या अचीव किया है वो आपको वहाँ पे लिस्ट डाउन करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल सेल्स का जॉब प्रोफाइल है, उसमें हम लोग लिख सकते हैं वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलर सेल्स फॉर द कंपनीज सेल्स डिवीजन। अब ये सिंपल जॉब प्रोफाइल है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन अचीवमेंट्स में इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अचीव्ड 150% ऑफ द टारगेट इन डीलर्स सेल्स क्लोजिंग विद हाइस्ट नंबर इन ऑल टीम विद 25% एडिशनल रेवेन्यू। यानी अचीवमेंट्स में सारे अचीवमेंट्स आपको लिखने हैं। कोई मंथ में अगर आप स्टार ऑफ द मंथ हुए थे उसका अचीवमेंट आपको लिखना है, कुछ ऑनर्स आपको मिले हैं, कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं, आपके कंपनी में आपने कभी टारगेट्स को क्लोज किया है, टारगेट से ज़्यादा कभी कलेक्शंस किए हैं, या आपको जो भी काम असाइन हुआ है उससे भी ज़्यादा आपने कुछ किया है और आपको अप्रिसिएशन कंपनी में मिला है। अलग अलग अप्रिसिएशन लेटर्स भी हो सकते हैं। तो सारा ये अचीवमेंट्स में आता है। अचीवमेंट्स में आप जितने भी बुलेट्स डालोगे, जितने भी पॉइंट्स डालोगे, उससे एचआर को ये अंडरस्टैंड होगा कि ये प्रोफेशनल पैशनेट है अपने काम के लिए, ये कोई भी वर्क प्लेस पे जाके कुछ अचीव करता है। तो अचीवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके अकॉम्प्लिशमेंट दिखाता है और अकॉम्प्लिशमेंट से आपका पैशन समझ में आता है, आप कितने कमिटेड है, आप कितने ट्रस्टवर्दी है, ये अंडरस्टैंड होता है। तो इस तरीके से आप अचीवमेंट्स में ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद आप आपके अवार्ड्स लिख सकते हैं। अवार्ड्स में भी आप उन पुराने अवार्ड्स को मत लिखिए जो 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड्स में मिले। अवार्ड्स उन्हीं अवार्ड्स को लिखिए जो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्टेड है। एकदम भी अनप्रोफेशनल अवार्ड्स मत लिखिए जो पुराने हैं या बचपन में आपको मिले थे, वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगेगा, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो सारे प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और अवार्ड्स इस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करने हैं। उसके बाद एक सेक्शन आता है जहाँ पे आप आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी आपके हॉबीज़ क्या है, आप कौन से लैंग्वेजेस जानते हैं, आपके पास कोई अलग अदर स्किल्स है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके पर्सनल स्किल्स इसको आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि रिक्रूटर को पहचान में आए कि एग्जैक्टली आप कौन से एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप रिज्यूमे में लिखते हैं ना, इसी के ऊपर से आपको सवालात होते हैं, क्योंकि रिक्रूटर या एचआर मैनेजर या जो इंटरव्यूअर होता है उसे आपका कुछ भी नहीं पता है, आपका बैकग्राउंड नहीं पता है, आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, कुछ भी नहीं। वो सारा रिज्यूमे देख देख के ही आपको सवाल पूछेगा। तो रिज्यूमे में आपको ईच एंड एवरी वर्ड यही डालने हैं जो आप जानते हैं। अगर आप कुछ आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट डालते हो तो सारा इंटरव्यू वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आप अटक जाओगे, आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो रिज्यूमे में जो भी आप लिखोगे वो आपके एक्सपर्टीज़ के एरिया के हिसाब से होने चाहिए। जैसे अगर आप एक फ्रेशर है तो फ्रेशर में आप आपके इंटर्नशिप्स लिख सकते हैं, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं। सेकेंड ईयर में जो प्रोजेक्ट होते हैं, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होते हैं, यही समय है इसको प्रस्तुत करने का आपके रिज्यूमे पे। और जब आप ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर लिखोगे तो आपने अगर वो सीरियसली प्रोजेक्ट्स की है तो ही आप उसको मेंशन कीजिए, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप आप उसमें मेंशन करोगे तो आपको उसके ऊपर सवालात किए जाएंगे, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है
इसके ऊपर आपको फोकस करना है। जितना आता है उतना ही आप उसमें मेंशन कीजिए, बहुत ज़्यादा फिलअप करने की ज़रूरत ऐसी कुछ नहीं होती है। उसके बाद कुछ आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स हो सकते हैं, जो आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को आप मेंशन कर सकते हैं। और सारे सॉफ्टवेयर जो आपको आते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखिए, थोड़े थोड़े कीवर्ड्स उसमें ऐड कीजिए। कीवर्ड्स क्या है मैं आपको आने वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करोगे सॉफ्टवेयर स्किल्स में। उसके बाद आता है डूज एंड डोंट डूज, यानी क्या गलतियां लोग करते हैं वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, और क्या चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, डूज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आपका करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव मैंने बताया आपको बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, बहुत यूनिक होना चाहिए, और वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ अलाइन होना चाहिए, कंपनी के गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। इससे वो और इम्प्रेसिव लगेगा और आपके जॉब के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हम लोगों को यूज़ करने हैं। आने वाले सेक्शन में मैं बताऊंगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करके हमारे रिज्यूम को रैंक कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जैसे naukri.com, टाइम्स जॉब, मॉन्स्टर पे हमारे रिज्यूम को रैंक करने के लिए कीवर्ड्स का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, बुलेट्स में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, चाहे फिर वो अचीवमेंट्स हो या जॉब प्रोफाइल के बारे में हो, बुलेट्स में उसको यूज़ कीजिए। पैराग्राफ्स में यूज़ करोगे तो वो पढ़ने के लिए थोड़ा बोरिंग लगेगा और रिक्रूटर उसको ज़्यादा पढ़ेगा नहीं। फोर्थ वन, आपके रिज्यूम को शॉर्ट रखना है और स्वीट रखना है। एक पेपर के आगे उसको जाने नहीं देना, यानी 1 पेज का रिज्यूम आपका होना चाहिए। 2 पेजेस या 3 पेजेस अगर ज़रूरी है तो ही उसको एक्सटेंड कीजिए, उसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश ना कीजिए। 1 पेज का रिज्यूमे प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है, और देखने में, सुनने में, पढ़ने में भी स्वीट लगता है। उसके बाद आता है आप जो फॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं उस फॉन्ट साइज़ को जहाँ जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे बोल्ड करने की कोशिश कीजिए। बोल्ड करने से वो पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे और बोल्ड करने से रिक्रूटर उसको आसानी से पढ़ पाएगा, उसको सही तरीके से हाईलाइट कर पाएगा, नोटिस कर पाएगा। उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे डेट और सिग्नेचर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है सिग्नेचर, बिना डेट के ही रिज्यूम हम लोग सबमिट कर देते हैं, बहुत गलत तरीके से उसका इंप्रेशन जाता है। तो सिग्नेचर और डेट मैंडेटरी है। उसके बाद आपको मेंशन करना है आपके स्ट्रेंथ्स, जितने भी आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपके पर्सनालिटी के, आपके वर्क प्लेस के, पिछले वर्क प्लेस में आपने जितने नोटिस किए हैं, सारे स्ट्रेंथ्स को वहाँ पे हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेंथ्स को रिक्रूटर अपने हिसाब से लेता है और वो अपने जॉब प्रोफाइल को अलाइन करने की कोशिश करता है, उस स्ट्रेंथ को पॉजिटिव लेने की कोशिश करता है। आपको जॉब दिलाने में ये स्ट्रेंथ्स मदद करती है। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें हम लोगों ने टालनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान हम लोगों ने रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं रेज्यूमे पे, ब्लैक और ब्लू ये सजेस्टेबल है। ज़्यादा कलरफुल रिज्यूमे बनाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कलर्स बहुत चीप भी लग सकता है, बहुत अलग अजीब लग सकता है। तो प्रोफेशनल रिज्यूम रखने के लिए ब्लैक या ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मैंने जैसे कहा, वीकनेस ज़्यादा फोकस करने की कोशिश ना कीजिए रिज्यूम पे, ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन खुद के बारे में लिखने की कोशिश ना कीजिए। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या वीकनेस आप लिखोगे तो सारा इंटरव्यू वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे सारा डिस्कशन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, आप कॉपी करने की कोशिश ना कीजिए, किसी रिज्यूम को कॉपी करने की कोशिश आपको करनी नहीं है। आपका रिज्यूम यूनिक होना चाहिए, आपका रिज्यूमे आपके स्टाइल से होना चाहिए, उसको कॉपी करने की कोशिश ना कीजिए, अपने स्टाइल से लिखिए, वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा। और फाइनली, रिज्यूम आप लेके जाओगे तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाइए, फाइल में, फोल्डर में लेके जाइए। अगर आप हार्ड कॉपी में कोई कंपनी के लिए जा रहे हैं तो उसको फोल्ड नहीं करना है, आप उसको फोल्ड करोगे तो वो भी थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, हाईलाइट करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जब आपका रिज्यूमे बन जाता है तो फाइनल प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा आपके रिज्यूमे से गलती निकालने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और उसको अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाती है, उसको अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख जाती है, तो सारा खेल वहीं पे आ जाता है। वो वहीं पे आपको सवाल पूछने लगते हैं, वो आपको सवाल स्पेलिंग पूछने लगेंगे और फिर वो एम्बैरेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने देखा है बहुत लोग इंटरव्यू में जाने से पहले जो रिज्यूम लेके जाते हैं या रिज्यूम जो सबमिट करते हैं, लास्ट में डिक्लेरेशन होता है, प्लेस होता है, डेट होता है और नीचे सिग्नेचर का एक जगह होता है।
लोग सिग्नेचर ही नहीं करते, बहुत गलत तरीके से अनप्रोफेशनल लगता है। वहाँ पे सिग्नेचर कीजिए, डेट डालिए, प्लेस डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे एस्पेक्ट्स। एक बार फाइनल प्रूफ रीडिंग कीजिए, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे टेम्पलेट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पोर्टल्स में आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप डायरेक्टली टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, सीवी के, रिज्यूमे के, उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं और आपका बन गया रिज्यूमे। उसमें से देखिए मैं कुछ आपको वेबसाइट्स यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उसमें से मैं कुछ आपको वेबसाइट्स दिखाता हूँ। एक है आपका CV मेकर, cvmaker.com पे जाके आप आपका क्रिएट योर CV यहाँ पे क्लिक करके आपका रिज्यूम बना सकते हैं। उसी प्रकार से Zeti.com है, यहाँ पे भी देखिए अलग अलग टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस टेम्पलेट्स को आप क्लिक करके, इसी टेम्पलेट्स को यूज़ करके, इसमें थोड़ा बहुत एडिट करके आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। उसके बाद किक रिज्यूमे है, resumebuild.com है। उसमें से दो जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपको। एक तो canva.com, कैनवा पे आप जाओगे तो ये देखिए अलग अलग प्रकार के रिज्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, मैं इसको खोल दूंगा, यूज़ टेम्पलेट करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं आराम से एडिट कर सकता हूँ। इसमें यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिखा अविनाश, ओके, तो यहाँ पे आराम से हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो कैनवा बेसिकली मेरा फेवरेट है। देखिए यहाँ पे आप आराम से इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, जो भी चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट हो जाएगी, एजुकेशनल है ना, ये सारी जो भी आपको टेम्पलेट अच्छा लग रहा है। ये ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे इसको PDF प्रिंट सजेस्टेड, ये फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार टूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है करियर के लिहाज से। देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड भी हो गया। तो इस तरीके से ये एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और ये ओवरलीफ एक है, ओवरलीफ भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत सारे बेहतरीन तरीके के टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए आप यहाँ पे डाउनलोड एज ए PDF भी कर सकते हैं और ओपन एज ए टेम्पलेट भी कर सकते हैं। इन सारे पोर्टल्स के ऊपर जाके आप रिज्यूमे डाउनलोड कर सकते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को एडिट करके यहाँ पे आप एक अट्रैक्टिव, ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रेसिव रिज्यूमे आप आपका बना सकते हो। और फाइनली देखिए रिज्यूमे में कीवर्ड्स डालना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा उसका वेटेज है, क्योंकि जितने ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स आएंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा वो रिज्यूमे रैंक करेगा। अब बात करते हैं कैसे ये कीवर्ड्स ढूंढे, कैसे ये कीवर्ड्स हम लोग हमारे रिज्यूमे में ऐड करें। तो आपको करना क्या है, आपको naukri.com पे पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। आप जॉब सर्च कर सकते हैं, मान लीजिए आपको रेविट आता है, आपको ऑटोकैड आता है और आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर हो और आप अभी फ़िलहाल में BIM इंजीनियर का पोजीशन ढूंढ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा BIM इंजीनियर। अब मेरे सामने इतने सारे BIM के अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, जॉब वैकेंसी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 1 बाय 1 मैं एक एक पोस्ट के ऊपर जाऊँगा। जैसे ये पहला वाला पोस्ट है, यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले वाले में आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग की स्किल्स लिखे हुए हैं। की स्किल्स में लिखा है नाविसवर्क, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, पॉइंट क्लाउड, सिविल इंजीनियरिंग, BIM, रेविट, 3D मॉडलिंग, BIM मॉडलिंग। ये सारे कॉपी पेस्ट करके आप एक जगह पे उसको पेस्ट कर दीजिएगा। अब दूसरा पोस्ट खोल लीजिएगा, इसमें फिर की स्किल्स देखिए, इसमें क्या लिखे हैं की स्किल्स, HVAC लिखा है, रेविट MEP लिखा है, एक्सेल लिखा है, CAD, BIM, मैकेनिकल, है ना। ये सारी चीज़ें आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए साइड में। उसी प्रकार से तीसरा पोस्ट भी खोलिए। ऐसे अलग अलग कीवर्ड्स आप देखोगे हर जॉब वैकेंसी में, जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसे की स्किल्स आपको दिखाई देंगे। ये सारे की स्किल्स आपको इकट्ठा करने हैं और ये की स्किल्स आपको आपके रिज्यूमे में अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग सेंटेंस में इसको लेके आना है और आपके रिज्यूमे में इसको मेंशन करना है। ये मेंशन करने से क्या होगा, ये मेंशन करने से जब भी
ये की स्किल्स के रिगार्डिंग, ये कीवर्ड्स के रिलेटेड कोई जॉब वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे रैंक होगा, आपका रिज्यूम डाउनलोड होगा, आपको ज़्यादा कॉल्स आएंगी। बात करते हैं कहाँ पे अपलोड करना है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई रिज्यूमे बनाया और naukri.com पे उसको अपलोड किया और अभी आप वेट कर रहे हो मुझे कॉल आएगा कंपनी से, लेकिन XYZ कंपनी है जो आपके स्किल सेट को ढूंढ रही है। अब वो कंपनी के पास तो नौकरी का पोर्टल नहीं है, कंपनी इंडीड का यूज़ करती है पोर्टल। अब वो कंपनी इंडीड से लोग ढूंढेगी और इंडीड से रिज्यूमे डाउनलोड होंगे, रिज्यूमे से कॉल जाएंगे और आपका रिज्यूमे तो naukri.com पे पड़ा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप आपका रिज्यूम बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल पर उसको अपलोड कीजिएगा, क्योंकि एक पोर्टल पर करोगे कंपनी बोल नहीं सकते। किसी को अगर इंडीड का अच्छा ऑफर मिला है तो कंपनी इंडीड का यूज़ करेगी, कोई शाइन का यूज़ करेगा, कोई monster.com का यूज़ करेगा, कोई टाइम जॉब का करेगा, कोई फेसबुक से भी डाउनलोड कर सकता है, कोई लिंक्डइन से भी कर सकता है। तो आपका ये कर्तव्य है, अगर आपको एक ड्रीम जॉब में लैंड होना है तो आपको इन सारे पोर्टल्स के ऊपर फोकस करना है, सारे पोर्टल्स के ऊपर आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, तभी जाके आप एक बेहतरीन तरीके से जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पोर्टल्स पे आपने रिज्यूमे अपलोड करना है। अब सवाल आता है कि क्या एक ही रिज्यूमे सारे कंपनीज को भेजना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंपनी के हिसाब से, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप 2-3 प्रकार के रिज्यूम आपके बनाइए। जैसे मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे साइट में भी इंटरेस्ट है और मुझे सॉफ्टवेयर्स में भी इंटरेस्ट है, तो मेरा एक रिज्यूमे बनेगा जिसमें मैं करियर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लिखूंगा कि मुझे साइट में करियर बनाना है, और दूसरा मैं एक रिज्यूम बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा मुझे सॉफ्टवेयर्स में इंटरेस्ट है और मुझे सॉफ्टवेयर में काम करना है। अब जहाँ पर भी कंपनी का वैकेंसी आएगा सॉफ्टवेयर वाला, मैं इस वाला रिज्यूमे उधर भेज दूंगा, और जहाँ पे साइट वाला मुझे मिलता है, साइट वाला मुझे ऑफर आता है, तो मैं इस तरीके का रिज्यूम भेजूंगा। एक ही प्रकार का रिज्यूम अगर आप हर तरीके से भेजोगे तो वो इम्प्रेसिव नहीं होगा। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको असाइन करना होगा, उसको अलाइन करना होगा, उसको डिज़ाइन करना होगा, तभी जाके आप ड्रीम जॉब में लैंड हो सकते हो। तो आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट ये स्किल है, रिज्यूम राइटिंग की स्किल। ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज़ करके आपका रिज्यूम ज़बरदस्त तरीके से बनाइए। देखिए आपका रिज्यूम उतना इंप्रेसिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो रिज्यूम एक इम्पॉर्टेंट स्किल है माय डियर फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको एक ड्रीम जॉब को लैंड करने में आपकी मदद करता है। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से कॉर्पोरेट और मोटिवेशनल वीडियोस में मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इफेक्टिव लगा या नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।